नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस बुलेटिन में जिसका नाम है प्राइम एट 4। और प्राइम एट 4 में आज क्या क्या है खास, सबसे पहले उस पर एक निगाह। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे कांग्रेस का कश्मीर गेम, धारा 370 से प्रेम। प्राइम एट 4 में यह भी कि मैदान में योगी वर्सेस अकबरुद्दीन, कैसे बदला महाराष्ट्र का चुनावी सीन। प्राइम एट 4 आपके सामने रखेगा कश्मीर में दुश्मनों की टोली, सेना ने कैसे मारी आतंकियों के भेजे में गोली, यह भी आपके सामने होगा। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार आई, मोदी की दिल से बधाई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जीत दर्ज की। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया। इलेक्टोरल कॉलेज के 538 वोट्स में से ट्रंप को 277 वोट मिले हैं। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। आपकी जीत से भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे, कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये वक्त डोनाल्ड ट्रंप के नाचने गाने का है और जश्न मनाने का है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और जल्द शपथ लेंगे। ट्रंप ने इस चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति से राष्ट्रपति का सफर तय करके ये साफ कर दिया है कि तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे क्योंकि 270 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट मिले हैं। इससे साफ जाहिर है कि अब अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप की सरकार बनेगी। But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग की नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूँ। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। ट्रंप बाजी मार चुके हैं और उनकी जीत पर दुनिया का सबसे रईस शख्स फूला नहीं समा रहा। एलन मस्क बहुत खुश हैं और उनकी खुशी उनकी सोशल मीडिया पोस्ट में साफ झलक रही है। दरअसल इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का एलन मस्क ने खुलकर सपोर्ट किया था। इतना ही नहीं, काउंटिंग वाले दिन भी एलन मस्क ट्रंप के साथ नजर आए। एलन मस्क ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में एलन मस्क काउंटिंग वाले दिन खाने की टेबल पर बैठकर आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ मस्क ही ट्रंप के दीवाने नहीं हैं, ट्रंप भी मस्क को यारों का यार मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार एलन मस्क की तारीफ कर चुके हैं। ट्रंप ने उन्हें लेकर कहा था कि मस्क ने मुझे संपूर्ण समर्थन दिया है। वो अच्छे और होशियार व्यक्ति हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कब क्या करना है। अगर उनके पास समय है तो इस काम को अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 377 की बहाली का प्रस्ताव लाया गया। ये प्रस्ताव यहां पर पास किया गया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन हुआ। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की। वेल में आकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। 370 बहाली के प्रस्ताव की कॉपी भी फाड़ी गई। ये वो परिवार हैं जिनको 370 का फायदा होता रहा। ये 100 के लगभग परिवार हैं जिन लोगों को तकलीफ हो रही है। इस विषय को हमेशा से बात करते रहते हैं और लाने का प्रयत्न करते रहेंगे। लेकिन आज हर एक नागरिक का मानना है कि 370 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है।
इतिहास का हिस्सा बन चुका है। तो 370 को लेकर यह प्रस्ताव जब पेश किया जा रहा था, वहां पर आपने देखा किस तरीके का हंगामा भारतीय जनता पार्टी ने किया, और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ। वहां भी 370 बहाली के प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी की नारेबाजी सामने आई। उमर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। यहां देखिए, ये जम्मू से आया विरोध प्रदर्शन। जनता के मतों के अधिकारों को कुचलते हुए आज एमसी ने जो 370 का रेजोल्यूशन पास किया है, उसके विरोध में जम्मू का जनमानस, कश्मीर की देशभक्त जनता खड़ी है और हम मुखरता के साथ इसका विरोध भी करेंगे। विधानसभा से लेकर के सड़कों तक इसका विरोध होगा और हम इसको स्वीकार कभी भी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर हमला बोला। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को चलाने की कोशिश हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की नई सरकार कांग्रेस के सहयोग से यहां आतंकवाद और अलगाववाद की मानसिकता को दोबारा जन्म देने की कोशिश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सहायता से जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों के एजेंडे को, अलगाववादियों के एजेंडे को वापस लाने की एक कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन किया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर दो दो झंडे लगाए, अलग से झंडा, उस धारा 370 की पैरोकारी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने देश के साथ और संविधान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। जम्मू कश्मीर में 370 बहाली वाले प्रस्ताव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कहा? हमने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उसे पूरा किया है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है। देखिए, जहां तक ताल्लुक है, जो रेजोल्यूशन हमने लाया है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने क्या कहा है कि स्पेशल स्टेटस हमारा स्टेट हमारा जो छीना गया, जब 2019 में हमारा यहाँ से एक आदमी से लिखवा के आपने स्टेट भी तोड़ दिया, उसको यूटी बना दिया, और हमारा स्पेशल स्टेटस था उसको भी तोड़ दिया। ये स्पेशल स्टेटस आज का थोड़ा, ये महाराजा जी के टाइम का है। बीजेपी कर रही है। अगर आप सही मैंने इनके दिल का नार्को टच कराएं, ये भी दिल्ली से चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान इसमें जम्मू को हुआ है। जम्मू के लोगों को जितना नुकसान हुआ है इतना कश्मीर में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जमीनें भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहाँ आपका रोजगार भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहाँ जो आपकी माइनिंग है, दरिया खाली हो गए हैं, बाहर के लोग लेके जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम से सीएम योगी का यह बड़ा बयान देखिए। योगी ने कहा, एक हैं तो सेफ हैं, जब बटे थे तो कटे थे, हमें बटना नहीं है, एकजुट रहना है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत, उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बंटना नहीं है, एकजुट होना है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनावी जंग तेज होती जा रही है। योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, सीएम योगी रोजगार महंगाई पर कभी क्यों नहीं बोलते? बीजेपी सिर्फ लोगों को बांटकर वोट क्यों लेना चाहती? जनता पार्टी जब से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हारी है,
आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को रोजगार पे बोलते नहीं सुना होगा, महंगाई पे बोलते नहीं सुना होगा। भाजपा हताश, निराश, परेशान है, अपनी हार से वो विचलित है। इसलिए कैसे ध्रुवीकरण हो, कैसे बंटवारा हो, कैसे नफरत का जो फसल है वो और बढ़े, तो वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोगों को बांटना चाहती है, बांट के वोट लेना चाहती है। इसलिए भाजपा की जो भाषा है वो बदल गई है, लेकिन भाजपा की भाषा चाहे जितनी बदले, लोगों का मन बदल चुका है। वो भाजपा के साथ अब जाना नहीं चाहते हैं। पीडीए के साथ जाके पीडीए को अपनी ताकत का एहसास हुआ है और वो ताकत अब और बढ़ने जा रही है। और कांग्रेस ने भी इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है? बीजेपी सत्ता के लिए अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है, बीजेपी बांटो और राज करो वाली राजनीति कर रही है। अंग्रेजों की भी यही नीति थी, डिवाइड एंड रूल। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है सत्ता के लिए जो अंग्रेज करते थे। धर्म के आधार पे बांटो, भाषा के आधार पे बांटो, जाति के आधार पे बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। यही मूल मंत्र था भाजपा का। और आज भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के बताए राह पे चल रही है। लेकिन इस देश की जनता एक दर्द झेल चुकी है गुलामी का। अब दोबारा धर्म और जात के नाम पे से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है? बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर अकबरुद्दीन ने कहा, ये लोग बीफ के नाम पर बांट रहे हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर बांट रहे हैं, घर वापसी के नाम पर बांट रहे हैं, दाढ़ी रखने के नाम पर बांट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? जिस बयान का जिक्र अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, ये बयान आपने देखा कल झारखंड की रैली में योगी ने कहा था, जब हिंदू बटे हैं, जब हिंदू बटे हैं तो वो निर्ममता से कटे। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं, तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। जयपुर में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाने के बाद व्यापारियों को फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये धमकी भरे कुछ कॉल भारत के अलग अलग शहरों से और कई तो पाकिस्तान और मालदीव के नंबरों से भी आ रहे हैं। दरअसल टोंक फाटक के आदर्श बाजार में दो व्यापारियों ने दीपावली पर पोस्टर लगाए थे, जिसमें लिखा था बटेंगे तो कटेंगे। इसीलिए दीपावली की खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदारी से दीपावली मना सकेंगे।
कुछ लोगों ने इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद फोन पर धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस के जरिए धमकी में कहा गया है कि 10 दिन में गोली मारकर हत्या कर देंगे। कुछ धमकी तो लेबनान, कजाकिस्तान तक के फोन नंबर से दी जा रही। कॉल आउट ऑफ इंडिया से भी आ रहे हैं, लेबनान से, पाकिस्तान से, कुवैत से, मलेशिया से, वहाँ से धमकी भरे फ़ोन भी आ रहे हैं हमको। उसमें ये लिखा जा रहा है कि गोली मार दी जाएगी, 10 दिन के अंदर अंदर, बच सकता है तो बच ले। बजाज नगर थाने में मामला दर्ज कराया है कल हमने, और पुलिस ने FIR लिख ली है, सपोर्ट कर रहे हैं। पास में प्लस लगा के 11 डिजिट में नंबरों से फ़ोन आए और धमकी, व्हाट्सएप कॉल पे फ़ोन आए और धमकी दी कि गोली से भून देंगे, ये ऐसा। तो इसकी हमने साइबर सेल में जांच के लिए भेज दिया, जांच हो रही है और जल्दी हम इस चीज़ का खुलासा करें। खबर जम्मू कश्मीर से। यहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बांदीपोरा और कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। दोनों जगहों पर सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और इसी ऑपरेशन में ये 2 आतंकी आखिरकार सेना के हत्थे चढ़ गए। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। पहला एनकाउंटर बांदीपोरा में हुआ, जहां सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इसके अलावा दूसरा एनकाउंटर कुपवाड़ा में हुआ, जहां एक आतंकी ढेर हो गया। एनकाउंटर में 2 जवान भी घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों को आतंकियों की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। हम इस समय उत्तरी कश्मीर में हैं और उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा और कुपवाड़ा में लगातार आतंक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। ये बांडीपुरा के केटसन इलाके की तस्वीर आपको मेरे सहयोगी दिखाएंगे। यहाँ पर कल देर शाम से ही आतंक विरोधी अभियान चल रहा है। 2 से 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर थी। उसी के आधार पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इस ऑपरेशन में अब जो है 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और भारतीय सेना की टीम इस ऑपरेशन में शामिल है। बड़े आधुनिक हथियारों के साथ भारतीय सेना के जवान बिल्कुल जो है मुस्तैदी के साथ इस ऑपरेशन में जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लगातार जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर पिछले कई हफ्तों से आतंकवादियों ने दोबारा जो है अपने जो आतंकी घटनाएं हैं उनको तेज किया था। कई जगहों पर सेना की गाड़ियों को भी एम्बुश किया, या खासतौर पर अगर देखेंगे कि श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड हमले में 12 आम नागरिक को घायल किया था। उसके बाद अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को खास डायरेक्शन दी और कहा कि पूरे इलाके में, पूरे कश्मीर घाटी में जो है एरिया डोमिनेशन और पेट्रोलिंग के साथ साथ जो आतंक विरोधी अभियान है उनको तेज किया जाना चाहिए। और अब प्राइम एट 4 बिहार का मुजफ्फरपुर। यहां से खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में 80 लाख की शराब जब्त की गई है। आपको मालूम ही है बिहार में शराबबंदी है। LPG टैंकर में भरकर हो रही थी शराब की तस्करी। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जिन लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है उसमें एक ड्राइवर है और 2 हेल्पर हैं। ये शराब पंजाब से मुजफ्फरपुर लेकर आए थे, लेकिन मुखबिरों की सूचना पर घेराबंदी करके आरोपियों को दबोच लिया गया। मामले में फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये काम कब से कर रहे थे, इसमें कौन कौन शामिल है, इत्यादि इत्यादि। और ये खबर, अगली खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में पुलिस ने मोहम्मद आमिर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद आमिर पर माहौल बिगाड़ने का आरोप है। मारचुला बस हादसे पर जश्न मना रहा था मोहम्मद आमिर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए मारचुला बस हादसे पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार किया है। इस दर्दनाक हादसे में 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मोहम्मद आमिर ने एक हादसे की फोटो एक भड़काऊ गाने के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 50 वर्षीय आरोपी मोहम्मद आमिर के खिलाफ 196, 299 समेत कई धाराओं में केस लिख लिया गया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला जो है प्रकाश में आया था, जिसमें एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुई थी जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने की संभावना थी, और उस फेसबुक पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और BNS की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राइम एट 4 संविधान और जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला।
कैलाश विजयवर्गीय ने संविधान और जातीय जनगणना को लेकर राहुल पर हमला बोला। राहुल संविधान को तोड़ने की बात करते हैं, विजयवर्गीय ने कहा। राहुल समाज को बांटना चाहते हैं, कहा कैलाश विजयवर्गीय ने। संविधान जो कहता है उसके अनुसार ही देश चलेगा और समाज चलेगा। अब वो संविधान के एक तरफ सम्मान करते हैं, एक तरफ संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। हम आरक्षण के विरोधी नहीं, हम आरक्षण के पक्षधर हैं और हम चाहते हैं कि हर उस व्यक्ति को जिसका हक है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 10% आरक्षण सवर्ण गरीब को देने का भी काम किया है और इसलिए जो हकदार है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, वो समाज को बांटना चाहते हैं। हम जातिगत जनगणना के विरोधी नहीं हैं, पर इसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए, वो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। और महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से पहले अखाड़ा परिषद के दूसरे गुट ने पेशवाई और शाही स्नान के नामों को बदल दिया है। सन्यासी परंपरा के अखाड़े श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने अपने आमंत्रण पत्र में पेशवाई की जगह कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा, जबकि शाही स्नान की जगह पर कुंभ अमृत स्नान कर दिया है। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत यमुनापुरी का कहना है कि गुलामी के प्रतीक इन नामों को बदल दिया गया है। मुगल काल के नाम बदलकर हिंदी भाषा के हिसाब से नामकरण किया गया है। इसी कार्ड के जरिए अखाड़े के संत, महंत, महामंडलेश्वर और दूसरे लोगों को आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। आमंत्रण पत्र में 2 जनवरी 2025 को कुंभ मेला छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बताया गया है, जबकि 14 जनवरी को प्रथम कुंभ अमृत स्नान, 29 जनवरी को द्वितीय कुंभ अमृत स्नान और 3 फरवरी को तृतीय कुंभ अमृत स्नान लिखा हुआ है। इसके साथ ही 6 दिसंबर को कुंभ छावनी भूमि पूजन बताया गया है। 22 दिसंबर को धर्मध्वजा मुहूर्त स्थापना की तारीख लिखी हुई। यहाँ जो जहाँ जहाँ कुंभ लगते हैं वो अमृत उत्सव ही होता है, तो इसलिए इन स्नानों पे भी हमने जो नामांतरण किया है वो उसको ध्यान में रखते हुए किया है कि इनके संबोधन से ही पता लग जाता है कि हम किस लिए जा रहे हैं। और प्राइम एट 4 अगली खबर उत्तर प्रदेश श्रावस्ती, जहां खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। ई रिक्शा के ऊपर बैठकर लोग सफर कर रहे हैं। देखिए जरा, अभी तक आपने बस के ऊपर, ट्रेन के ऊपर लोगों को सफर करता हुआ देखा होगा। अब जरा देखिए यहाँ कितने तो नीचे सामान को रखा गया है और ऊपर देखिए जरा क्या किया गया है। जिस तरीके से कार में ऊपर आप एक फ्रेम्ड स्टैंड देखते हैं, उसी तरीके से इसमें स्टैंड लगाया गया है और उसमें लोग बैठकर यात्रा कर रहे हैं। ई रिक्शा चालकों की मनमानी का ये वीडियो देख लीजिए और उनकी भी जरा स्थिति समझ लीजिए, जो इस सफर को मजेदार समझ रहे हैं, लेकिन कब ये आखिरी सफर बन जाए इसका कोई ठीक नहीं। और 4 लोग बैठे हुए हैं ऊपर। श्रावस्ती के भिनगा का ये वीडियो बताया जा रहा है। लोगों के बैठने की जगह सामान, छत पर खुद लोग सफर कर रहे हैं, ना इन्हें गिरने का डर और ना किसी तरह के हादसे का। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में देखा देखी लोग काम करते हैं। कई लोगों ने, जिन्होंने ये देखा होगा, अब कई दूसरे रिक्शे वाले इसी तरह का फ्रेम लगवाने के बारे में सोच रहे होंगे।